जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से लिया गया। अलग अलग कंट्रीज से हमने कई अच्छी बातों को लिया, साथ में मेजर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ये ओरिजिनल पेज देख रहे हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्केलेटन बना, जो इसके मेजर प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। दूसरी बात, ये हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर है और इसके तहत जो इसमें प्रोविजंस था उसमें मेजर जो था फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पावर, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शामिल किया है। कुछ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था क्या क्या एक्चुअली, जिसको कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया और भी 80% लगभग हमने इसी को उठाया और इसे हमने लिखा है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। पहला है एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरार्की। डायरार्की का मतलब होता है डुअल सिस्टम, जो डिसीजन मेकिंग करती हो, चाहे वो दो हाउसेज हो सकता है, दो कमिटीज हो सकती है। तो डायरार्की यहाँ असेंबली के लिए बोला गया, जो प्रोविंसेस में थी, जिनको कि हटाया गया डुअल सिस्टम को, और वहां से डुअल सिस्टम हटा करके सेंटर में डायरार्की यानी डुअल सिस्टम को लाया गया, असेंबली वाला, जो आज वर्तमान में आप काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा और लोकसभा को देखते हैं। इसके बाद इंडिया काउंसिल को हटाया गया और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई, जो उसको इंडिया के कंसर्न में एडवाइस देता था। क्राउन की तरफ से ये चुने हुए थे, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। फिर है ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने की कोशिश किया गया था ब्रिटिश प्रोविंसेस से, कमिश्नरी प्रोविंसेस से, और जो प्रिंसली स्टेट, जो राजे रजवाड़े जहां रूल करते थे उनको, यानी एक कोशिश किया गया था कि पैन इंडिया को क्रिएट करने की कोशिश किया गया इस प्रोविजन के तहत। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल हो ही हो, लेकिन एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की प्रयास की गई। फिर माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए बात किया गया। यहाँ पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या कोई भी कम्युनिटी जो कम संख्या में थी, उनकी सुरक्षा के लिए कोशिश किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बरकरार रखा गया। फिर डुअल सिस्टम चूंकि सेंटर में लाया गया था और लेजिस्लेचर में अब लोग चुन चुन के आ भी रहे थे, तो इसलिए अब उनके साइज को इंक्रीज किया जा रहा था। फ्रेंचाइज को बढ़ाया गया, यानी वोट देने के अधिकारों को बढ़ाया गया। अब लोगों को वोट देने के लिए अब थोड़ी छूट दी गई। फिर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इन 3 लिस्ट, 3 अलग अलग लिस्ट बनाने की बात की गई। पहले क्या था कि रिजर्व लिस्ट होता था, फिर ट्रांसफरेबल लिस्ट होता था। यह तय करता था कि कौन वायसरॉय डील करेंगे, कौन इंडियन पॉलिटिशियंस को दिया जा सकता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट्स को जिसके ऊपर कानून बना सकते हैं उनको 3 अलग अलग लिस्ट में दिया गया। फिर कॉमनल इलेक्टोरेट को रिटेन करने की बात की गई। यहां बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 में एक्ट बना करके, लेकिन 1937 तक में बर्मा इंडिया से अलग हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट रोल यहीं पर है। यूनाइटेड किंगडम से सबसे पहले हमने क्या सीखा उनके कॉन्स्टिट्यूशन से? प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। ब्रिटेन का जो मोनार्क है यानी क्वीन और इंडियन प्रेसिडेंट दोनों लोग क्या है? नॉमिनल हेड है। यहाँ क्यों? क्योंकि रियल हेड कौन है? हम इन दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इन दोनों की स्थिति एक जैसी क्यों है? ब्रिटेन के क्वीन और इंडिया के प्रेसिडेंट का, ये दोनों नॉमिनल हेड होते हैं। ये सबसे पहले जो लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट है उसको समन कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं, क्वीन और प्रेसिडेंट दोनों। आप देखिए दोनों में सिमिलरिटीज देखिए। उसके बाद प्रोवाइडिंग एसेंट, ये दोनों किसी बिल पर अपने एसेंट को देते हैं तभी जाकर के वो लॉ बनता है। इंडिया में भी यही सीन है। फिर अपॉइंटिंग पावर्स, क्वीन भी वहां मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती है। उसी तरह भारत में प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा सीएजी, सीईसी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत सारे पोस्ट को प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद कमांडर इन चीफ, आर्म फोर्सेस की जो कमांडर इन चीफ है वो यूनाइटेड किंगडम की महारानी साहिबा होती हैं। भारत में भी कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? इंडिया के प्रेसिडेंट साहब कमांडर इन चीफ होते हैं। देखिए दोनों के पावर्स की सिमिलरिटी देखिए। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यूनाइटेड किंगडम की महारानी ही डिक्लेयर करेंगी पीस या वॉर डिक्लेयर करेंगी। उसी तरह सिमिलरली इंडिया में प्रेसिडेंट का यह पावर है
कि वो पीस या वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये आपको क्या हुआ, पावर सिमिलर है एकदम से। नेक्स्ट आइए, भारत में प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट सिस्टम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, अलग अलग मिनिस्ट्री 80 to 85 मिनिस्टर्स तक हो सकते हैं जो कोई ना कोई मिनिस्ट्री मंत्रालय को होल्ड करते हैं। उनमें से 20 से 25 ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनका मिनिस्ट्री इंडिया मतलब इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, ठीक है। जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्स्ट्रा आपको डिफेंस मिनिस्ट्री, बहुत सारे मिनिस्ट्री जो 20 से 25 ऐसे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितना 80 to 85 मिनिस्ट्रीज में से, वो उन्हें अलग रखा जाता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 80 से 85 हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर 20 से 25 ही तक होते हैं, है ना। वो नेशनल इंपॉर्टेंस के मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। फिर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ब्रिटेन में भी और इंडिया में सिमिलर सा सिचुएशन है कि गवर्नमेंट अगर बनाना है तो आपको पार्लियामेंट में, यानी हम लोग के यहाँ लोकसभा में आपको क्या करना होता है, आपको डिजायरेबल नंबर लाना होता है, 271 + 1, है ना। इतना सीट्स अगर आप एक्वायर करेंगे, लोकसभा में साबित करेंगे, मेजॉरिटी साबित करेंगे, तब जाकर के आप सरकार बना सकते हैं। ये व्यवस्था ब्रिटेन से साझा है हम लोग का। फिर है बाइकैमरल, यहाँ यूनिकैमरल होता है तो इसका मतलब एक हाउस, बाइकैमरल का मतलब है 2 हाउस। देखिए लोकसभा, राज्यसभा बाइकैमरल है ना। हमारे यहाँ 2 हाउसेज हैं। फिर आइए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आपने देखा होगा कि लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं जो संचालन करते हैं, जो उस हाउस को चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये हमने उनसे सीखा है। लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये जैसे भारत में क्या है, कोई बिल है लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, तब प्रेसिडेंट साइन करेंगे, या राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है आपको लॉ मेकिंग का, ये हमने ब्रिटेन से सीखा है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप है। रिट्स का मतलब होता है रिटन ऑर्डर, ये सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट जारी करती हैं ताकि काम को कराई जा सके। ये 5 होते हैं। पहला सेटेररी, क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, ये आपका मैंडेमस, ये 5 टोटल होते हैं आपका रिट जो कमांड होते हैं। इसके बारे में जुडिशियल सिस्टम में अलग से पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई भी इंसान से या ऊंचा होता है वहां का लॉ, है ना, जिस स्थान पे वो रहता है, किसी कहीं का भी। लॉ ऑफ द लैंड विल बी द सुप्रीम, है ना, कोई इससे ऊपर नहीं हो सकता, लॉ सबसे ऊपर होगा। ऑफिस ऑफ सीएजी, सीएजी का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे। सीएजी का काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वो सारी अथॉरिटी जहां गवर्नमेंट फंडिंग करती है उसका एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, यानी उसके पूरे खातों का हिसाब किताब, ये आपको ऑडिटिंग करने का काम सीएजी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला कौन सा कंट्री है। अगला कंट्री है यूनाइटेड स्टेट। ये देखिएगा, यहां से हमने क्या सीखा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, यानी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूनाइटेड स्टेट से सीखा कि हम लोग को भी अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देता हो रिटन में, ये हमने उनसे सीखा। प्रीएम्बल जो है, ये वाला पार्ट देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल वाले पार्ट में पढ़ भी चुके होंगे, ये हमने यूएस से सीखा है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स से फंडामेंटल राइट्स, जो बिल ऑफ राइट्स है सबसे पहले यूएस में जारी किया था, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसे ही हमने उसी को आधार बना के हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 to 35 है और 12-13 आर्टिकल में उसका व्याख्या है ना। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ मेंशन्ड है। फिर वाइस प्रेसिडेंट, भारत में अगर प्रेसिडेंट नहीं हो, मौजूद ना हो, एब्सेंस हो, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभाएगा। ये व्यवस्था हमने अमेरिका से सीखा, अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों, क्योंकि अगर जस्टिस सर्व होना है ना, तो आप अपने जुडिशरी सिस्टम को एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, वो किसी दबाव में आकर के जस्टिस नहीं दे सकता। आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये रेमेडी देगा कौन, जुडिशियल सिस्टम, तो उसको इंडिपेंडेंट रहना होगा। जुडिशियल रिव्यू, अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ लाया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो उसे इनवैलिडेट यानी खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, जुडिशरी सिस्टम की होगी। इसीलिए इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस। देखिए कई जगह पे भ्रम वाला स्थिति है। इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया 2 पदों के लिए लाया जा सकता है, पहला है प्रेसिडेंट
और दूसरा है सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकियों के लिए भी कह दिया जाता है कि कंट्रोलर है ना, ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट के जजेस, इन लोगों के खिलाफ रिजोल्यूशन लाया जाता है। इम्पीचमेंट 2 के खिलाफ लाया जाता है, प्रेसिडेंट और आपको सीजीआई के खिलाफ, इनको हटाया जाता है, ठीक है, अगर इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर है। चलिए अगला देश है अर्स्टवाइल का मतलब होता है भूतपूर्व, यानी पहले था यूएसएसआर, रशिया। इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1991 तक में ये 15 देशों में टूट चुके हैं। यहां से हमने क्या सीखा, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A, है ना। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इसको अलग से वीडियो में भी पढ़ेंगे, जो हमने सीखा यूएसएसआर से। फिर है आप प्रियम्बल में देखिएगा, आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो है प्रियम्बल में, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो देखा है रखा हुआ है, ये हमने यूएसएसआर से लिया है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के तहत क्या होता है कि कोई सरकार आई तो वो अगले 5 साल क्या करेगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला 5 ईयर प्लान नेहरू जी के समय का, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि हमें किन किन चीजों को सुधारना है, बनाना है, सारी चीजें। फिर उसमें अचीवमेंट क्या हुआ, इंप्रूवमेंट किसमें किसमें हुआ। तो 5 साल सरकार क्या करेगी उसका पूरा खाका तैयार करता है 5 ईयर प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव होता है। ये हमने यूएसएसआर से सीखा है। नेक्स्ट आइए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने सबसे पहले देखा ट्रेड और कॉमर्स, जो व्यवसाय है, वाणिज्य है, जो ट्रेड है विद इन कंट्री और बिटवीन द स्टेट, ट्रेड बैरियर्स कम से कम होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होने चाहिए, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, पहला स्टेट लिस्ट, पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कानून कौन बना सकता है, उसके सब्जेक्ट्स पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, लेकिन एक समय में दोनों के द्वारा बनाए गए कानून पर किसका लागू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होगा कॉन्करेंट लिस्ट पर। जैसे एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, उसी तरह कई सब्जेक्ट्स हैं। फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। इसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, जैसे हम मान लीजिए लोकसभा से कोई बिल पास होकर के चला गया राज्यसभा में, लेकिन वहां पर उसमें सहमति नहीं मिल पाई, तो क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगा, लोकसभा के स्पीकर उसके अध्यक्षता करते हैं, है ना। तो ये ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन भारत में है, जो लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग जो होता है किसी मुद्दे पर, तो वो क्या है, वो किससे हमने लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। नेक्स्ट आइए अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसके तहत हम किसी का भी लाइफ कैन नॉट बी डिप्राइव, है ना, ये और पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कहीं आ जा सके, कुछ भी बोल सके, आपको स्वतंत्रता है, वो छीना नहीं जा सकता जब तक कि प्रोसीजर जो बताया गया है लॉ के द्वारा उसका इस्तेमाल ना हो। यानी किसी का भी लाइफ या किसी के भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में, ठीक है ना, उसको छीना नहीं जा सकता तब तक से जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर बताया गया है उसके बाद ही उसे छीना जा सकता है। तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी जापान इसे कड़ाई से मानता है और हम भी उनसे इस बात पे सीखते हैं, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या है, हमने क्वासी फेडरल पॉलिसी को अपनाया। देखिए सिंपल सा तरीका समझ जाइएगा, बहुत आसान से, ध्यान दीजिएगा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेंटर पर सरकार, सेंट्रल लेवल पर सरकार, स्टेट लेवल पर सरकार और लोकल लेवल पर सरकार। लोकल लेवल पे क्या, म्युनिसिपैलिटी, अर्बन और गांव में पंचायत होते हैं ना। तो क्या होता है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये आपको फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम क्वासी लगाते हैं यानी आधा, यानी यहां पर कुछ हिडन भी है, यानी यहां पर क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर जरूर पालन करते हैं, लेकिन फेडरल वर्ड का इस्तेमाल न करके हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, समझिएगा मेरी बात को। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया में जो एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तीनों लेवल पे सरकारें होंगी, यानी सेंटर, स्टेट और लोकल पर, लेकिन अगर जरूरत पड़ता है विशेष परिस्थितियों में, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ये ताकत किसको दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो इन ताकत का इस्तेमाल कर सकता है सिचुएशन के आधार पर किसी भी स्टेट पर, और स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार हर स्टेट में सरकारें होनी चाहिए, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आ जाता है जिसमें कि हमें हटाना पड़ेगा किसी स्टेट के गवर्नमेंट को, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ताकत ज्यादा दिखता है। तो इसीलिए वहां बोलते हैं
कि हमारे यहाँ क्वासी फेडरल पॉलिसी है, जिसको कि हम यूनियन के तहत बोलते हैं कि एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। फिर नेक्स्ट आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिसके सब्जेक्ट्स पे ये दोनों अलग अलग कानून बनाएंगी। फिर नेक्स्ट है रेसिडुअल पावर। आजादी के बाद कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जो किसी लिस्ट में नहीं जा पाए, तीनों लिस्ट में नहीं जा पाए, तो उनको रेसिडुअल लिस्ट बना दिया गया। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये किसी लिस्ट में शामिल नहीं हुए, तो रेसिडुअल लिस्ट पे ये सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाता है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। ध्यान रखिएगा, रेसिडुअल पावर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले हमने सीखा डीपीएसपी। क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट को डायरेक्शन देती है कि आप अपने पॉलिसी में ऐसी पॉलिसी बनाइए जो आपके यहाँ के लोगों का वेलफेयर हो सके, यानी पब्लिक सेवा हो सके, समाज सेवा हो सके। इसीलिए स्टेट हमेशा पॉलिसी में बनाते समय अपने लोगों का ध्यान रखें कि उनकी सेवा हो। तो डीपीएसपी, इसको अलग से वीडियो में भी पढ़ेंगे। फिर राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन। हमारे राज्यसभा में 12 मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है वो ये प्रोविजन हमने किनसे सीखा? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। फिर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका मैकेनिज्म अलग है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ना, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल होता है। एक मैकेनिज्म है जिसके तहत प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वो मैकेनिज्म हम लोग बाद में समझेंगे, वो किसी वीडियो में मैं बना करके आप लोग को समझा दूंगा। और इसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब निर्वाचक मंडली, कौन चुनेगा प्रेसिडेंट को, एमपी, एमएलए, हर स्टेट के असेंबली के जो एमएलए होते हैं वो, और दिल्ली और पुडुचेरी के असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं। तो मैकेनिज्म जिसके तहत चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में बात है। नेक्स्ट आइए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 के जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे हमने रिपब्लिक होने का आइडिया लिया है। क्या वहां बर्बन डायनेस्टी के किंग लुई 16 का शासन था, जिसको हटा करके नेशनल असेंबली काबिज होती है और 3 आइडियाज को लाती है: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसको हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जगह दिया है। इन आइडियाज को हमने सीखा है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आइएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। आप साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में, पार्ट में हम अमेंडमेंट का तरीका क्या है, कैसे कर सकते हैं अमेंडमेंट, यानी लोकसभा अकेले करना चाहे या राज्यसभा अकेले करना चाहे या स्टेट असेंबली अकेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में अमेंडमेंट करना चाहे तो वो कर नहीं सकती है। हमको सबको साथ लेकर के चलना है, और यही चीज हमने अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। फिर राज्यसभा में मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, ये भी तरीका हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। हमारे यहाँ राज्यसभा के मेंबर्स क्या होता है? डिफरेंट स्टेट असेंबली, हर राज्य के स्टेट असेंबली से प्रोपोर्शनली जितना फिक्स किया गया है नंबर, वहां से चुन करके आते हैं राज्यसभा में 6 साल के लिए। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से सीखा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर्स को सीखा है। एडोल्फ हिटलर के टाइम में लगातार इमरजेंसी का खूब प्रयोग किया गया। मैंने इमरजेंसी के बारे में क्वासी फेडरल पॉलिसी जो आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला है वहां भी बोला है। इमरजेंसी प्रोविजन मैंने बताया कि हमारे आर्टिकल 352 में मिलिट्री कूप या बाहरी आक्रमण है ना, आउटसाइड इन्वेजन अगर होता है हमारे कंट्री में आउटसाइडर का। फिर आर्टिकल 356 जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी है, और तीसरा है आपको आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मॉनेटरी सिस्टम खराब हो, क्रेडेंशियल सिस्टम खराब हो, तो वहां पर काबिज हो सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरजेंसी जब भी लगता है तो उस समय फंडामेंटल राइट्स हट जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे हटा दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी से हमने सीखा है। ये कुछ ट्रिक्स है जो हम लोगों ने अलग अलग कंट्री से किस तरह से हमने, ये ध्यान रखिएगा, पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं आप लोग कि किस तरह से हम लोग कोड बना करके हम लोग किस कंट्री से क्या प्रोविजन लिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हमने देखने का ये ट्रिक्स बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने मोटा मोटी सारे फैक्ट्स को कवर करने का कोशिश किया। जहां पे लगता है आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, पॉज करके जरूर देखें।
वो और रिसर्च करें, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को एक्वायर करें। हालांकि मैंने सारे फैक्ट्स को यहाँ पर रखा है, आसान चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तब तक के लिए जय हिंद।